जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। बच्चा, कल हमने बताया था कि जो आपका टीईटी या सीटीईटी या रीट या अन्य स्टेट लेवल के जो भी अन्य एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। मैंने राउंड फिगर में बताने का पूरा प्रयास किया था कि उसका सिलेबस क्या है या क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जितनी इस दृष्टि से टीईटी के दृष्टि से मतलब जितने भी स्टेट हैं, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, तो उसके दृष्टि से मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सब में मेंशन कर रखा है। तो इसीलिए मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस कराया ताकि आप जाने कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में, क्योंकि ऐसे तो सिलेबस बहुत दे रखा है तो आप सोचेंगे कि सब पढ़ लें तो पता चलेगा कि एग्जाम आते आते कोई क्लियर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने एक रणनीति के तहत ये सोचा कि आपको पहले सिलेबस से रूबरू करा देना चाहिए। तो सिलेबस में आपने देखा था कि पहला ही पॉइंट था बाल विकास, मतलब बाल विकास से शुरू था। तो मैंने कल ही बताया था कि बच्चा बाल विकास तो है ही, वो तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि मनोविज्ञान के इतिहास से भी बहुत सारे 2 4 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम मनोविज्ञान के इतिहास से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाल विकास से फिर वृद्धि विकास, मतलब आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो ठीक है बच्चा, तो आइए आज देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। चलिए देखिए, मनोविज्ञान का इतिहास। बच्चा, मनोविज्ञान का इतिहास उतना ही पुराना है जितने हमारे दर्शन पुराने हैं, मतलब हमारे उपनिषद पुराने हैं, जो हमारे वेद थे वेदांत थे, सब जितने पुराने हैं उतने ही पुराना हमारा मनोविज्ञान है। क्योंकि वो दर्शन शास्त्र के मानसिक मनोविज्ञान का वो शाखा हुआ, मतलब दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था, जिसको कहते थे मानसिक मनोविज्ञान ऐसे करके। तो ये पहले हमारे दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था। इसको सर्वप्रथम अलग करने का प्रयास जो किया गया वो लगभग 16वीं शताब्दी में पहला प्रयास किया गया, जिसके जरिए एक इसको स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा भी मिला। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे ये सारी प्रक्रियाएं चली। बच्चा, कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जब भी नई वीडियो पड़े आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है और हम लोग अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास करते हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे विश्वास बनाएंगे तो मेरा वादा है कि आप लोगों को मैं इतना बता दूंगा कि आप 30 क्वेश्चन में, चाहे वो सीटीईटी से संबंधित हो या यूपीटीटी से संबंधित हो या किसी अन्य स्टेट के टीईटी से संबंधित, उसमें से आप 30 में से कम 28, 29, 27 ऐसे एकदम मिनिमम करके आएंगे। हो सकता है कि आप 30 में 30 भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान का इतिहास, इसका मैंने कहा कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत दर्शन शास्त्र से होती है, जो मानसिक दर्शन का हिस्सा हुआ करता था। कौन? मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो मानसिक दर्शन के हिस्सा था मनोविज्ञान, तो इसके अंदर किसका? आत्मा, मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता था। मतलब कि इसकी जो शुरुआत है तो दर्शन शास्त्र से होती है, और दर्शन शास्त्र के अंदर मानसिक दर्शन नाम का एक जैसे कि अध्याय था, उस अध्याय में मनोविज्ञान का आपका जिक्र था। उस मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या था कि आप आत्मा, मन एवं मस्तिष्क की धारणा को समझने का प्रयास करते थे। तो उस समय क्या हुआ करता था कि जो मनोविज्ञान था वो योग साधनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि योग से
आप अपने मन को, मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं, या कई और अपने मस्तिष्क की सोचने की, समझने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए वह दर्शन का हिस्सा माना जाता था। तो प्रारंभिक काल में लगभग आते हैं, कैसे अभी यह स्वतंत्र विषय के रूप में निकल के सामने आया उसको देखते हैं। तो प्रारंभिक समय में या प्राचीन समय में कब बच्चा 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को एक शाखा के रूप में जाना जाने लगा। वो था आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? आत्मा का विज्ञान। मतलब देखिए सेम वही चीज है कि जो आपको दर्शन में मिला, आत्मा, मन या मस्तिष्क, उसी के एक तत्व को निकाल के मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में समझाने का वैज्ञानिक प्रयास किया गया। यहाँ पे था मनोविज्ञान तो था, लेकिन इस पे वैज्ञानिक शोध या वैज्ञानिक प्रयास नहीं थे, वैज्ञानिक तथ्य उसमें शामिल नहीं थे, ये सिर्फ चीजें व्यवहारिक थी। लेकिन क्या हुआ कि जब इसको एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान को निकाला गया, तब यहाँ से इसका वैज्ञानिक तथ्यात्मक अध्ययन शुरू हुआ। तो प्राचीन समय में जब इसे निकाला गया तो ये 16वीं शताब्दी की बात है। और कब? और उसको 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना गया। इसमें देखिए जो आत्मा के मनोविज्ञान के रूप में जब इसको जाना गया मनोविज्ञान को, तो इसको जो बताने वाले मनोवैज्ञानिक बने या जो भी वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो उसमें एक सबसे पुराना नाम आता है, आप लोग जानते हैं, अरस्तु का, फिर प्लेटो, उसके बाद डेकार्ट, उसके बाद रुडोल्फ गॉडगिल। ठीक है बच्चा। तो इन लोगों के प्रयासों से सर्वप्रथम देखिए अरस्तु की बात होती है। तो बात ये आती है कि अरस्तु आखिर 16वीं शताब्दी में क्या कर रहे हैं? तो अरस्तु 16वीं शताब्दी में नहीं थे, इन्होंने पहले ही जिस समय ये थे उसी समय इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो जब प्रयास किया था तो उन्हीं के प्रयास करने के पश्चात जो भी अन्य मनोवैज्ञानिक आए उसी पे शोध कार्य शुरू किए। तो इसलिए सर्वप्रथम की अगर बात आ जाती है तो अरस्तु भी शामिल हो जाते हैं। ये अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहीं कहीं देखेंगे। मनोविज्ञान का जनक क्या किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है किसको? अरस्तु को। इसीलिए उनके शिष्य प्लेटो थे, साथ ही डेकार्ट थे और रुडोल्फ गॉडगिल थे। इन्हीं के पैरेलल एक मनोवैज्ञानिक आते हैं गैरेट, उनका नाम है गैरेट। इन्होंने क्या किया था? कहीं कहीं आपको मिलेगा कि गैरेट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने मनोविज्ञान का विभाजन किया था। जैसे समझिए कि इस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। लेकिन आप जब आंग्ल भाषा में देखेंगे इसको, किसमें? आंग्ल भाषा में, तो आप लोग जानते हैं कि इसको कहा जाता है क्या? साइकोलॉजी। ठीक बच्चा। अब इसको फिर इसका विभाजन हुआ यूनानी भाषा। किस भाषा में? यूनानी भाषा में। तो इसके दो शब्द बने। ये मिला कि ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है क्या? साइकोलॉजी। तो इसमें क्या था? पहला शब्द साइकी और दूसरा था लोगोस। ठीक है बच्चा। यहां पे साइकी का क्या अर्थ बताया गया? आत्मा या मन के रूप में, और लोगास का बताया गया अध्ययन।
तो इससे एक परिभाषा निकल के आई इसकी मनोविज्ञान की, कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन करते हैं या आत्मा को केंद्र में रखकर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप आत्मा को केंद्र में मानकर आप मनोविज्ञान की संरचनाओं को समझ पाएं या देख पाएं। ठीक है बच्चा, लेकिन इसका विभाजन जो आता है तो गैरिट के अनुसार आता है। तो गैरिट जनक नहीं माने जाते, मनोविज्ञान के विभाजन के रूप में जाने जाते हैं कि मनोविज्ञान का विभाजन जो किया था तो किसने किया था, गैरिट ने किया था। अब आते हैं बच्चा आगे। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं इसी रूप में। मैंने कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करना है और मैं पूरा इसमें प्रयास रहेगा कि आपको बहुत बेहतर से बेहतर चीजें समझ में आए। घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे, कम कम समझेंगे, लेकिन बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, अब आगे आते हैं। तो अब यहाँ तो बात चल रही थी मनोविज्ञान के इतिहास की कि कैसे वह दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, दर्शन शास्त्र से अलग करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, और फिर किस बाद में आने के बाद 16वीं शताब्दी में किन के प्रयासों से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में लेके अध्ययन किया जाने लगा। फिर हमने देखा कि गैरेट के अनुसार मनोविज्ञान का किस प्रकार विभाजन हुआ, किस भाषा से निकला है, कैसे बना है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि जब बात करते हैं इसके इतिहास की, जैसे क्रम परिवर्तन की, जैसे कि मैंने बताया कि इसको आत्मा का विज्ञान माना गया, तो ये आत्मा का विज्ञान ऐसा नहीं कि आज तक भी माना जाता है, नहीं, इसमें परिवर्तन आए। फिर इसको मन के रूप में जाना जाने लगा, फिर चेतना के रूप में जाना जाने लगा, फिर व्यवहार के रूप में जाने लगा, जो कि वर्तमान में चलता है। तो इसीलिए इसका क्रम जो बदलता गया उसको देखते हैं। पहले शुरुआत में जब बात की, अभी हमने जस्ट बताया था कि 16वीं सदी की, 16वीं शताब्दी की बात मैंने किया अभी आपसे। तो 16वीं शताब्दी में इसको क्या कहा जाता था, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, और इसके जो समर्थक थे बच्चा वो थे अरस्तु, प्लेटो, मैंने पीछे बता रखा है, डेकार्ट, रुडोल्फ गॉडगिल। ठीक है बच्चा, तो इसीलिए सर्वप्रथम अरस्तु ने ही यह कार्य किया था, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो इस यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। ठीक है, उसी समय बच्चा क्या था कि जो रुडोल्फ गॉडगिल थे, ये 1590 ईस्वी में एक बुक लिखा था इन्होंने, जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ठीक है, इसमें इन्होंने आत्मा को केंद्र में रख के मनोविज्ञान का अध्ययन करने का प्रयास किया था। ठीक है बच्चा, कुछ समय बीता, फिर उसके बाद इस परिभाषा को तवज्जो नहीं दिया गया। फिर परिभाषा क्या हुई, मनोविज्ञान ने अपना फिर स्वरूप बदला। तो आते हैं कब, 17वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे मनोविज्ञान क्या कहा जाने लगा, मनोविज्ञान ने क्या रूप बदला। मैंने अभी बताया कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो था वह क्या था, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, तो बस वही बात आई कि फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में इसको क्या कहा गया, मन का विज्ञान। इसका समर्थन करने वाले कौन थे, पाम्पोनोजी। ठीक है, पाम्पोनोजी, और इनके शिष्य थे थॉमस रीड। इन दोनों ने मिलकर 17वीं शताब्दी में ये कहा कि नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है वह मन का विज्ञान है। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के मन को समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को समझने का प्रयास नामुमकिन है। इसीलिए बच्चा क्या
कि आत्मा ने मतलब मनोविज्ञान ने अपना फिर स्वरूप बदला, और दूसरी बात में आगे 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा जाने लगा मनोविज्ञान को, और इसके जो समर्थक थे वो पाम्पोनाजी और थॉमस रीड थे। फिर ये परिभाषा कुछ समय तक चली, फिर जाके इसने अपना स्वरूप बदला। यह आई 19वीं शताब्दी में। अब देखिए बच्चा, असली क्रांतिकारी परिवर्तन जो है ये 19वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान के रूप में आया, जब मनोविज्ञान को चेतना के रूप में जाना गया। किसके रूप में बच्चा? चेतना के रूप में स्वीकार किया गया। किसके रूप में? चेतना के रूप में। देखिए मुख्य तत्व है इसमें क्या है? चेतना। अब देखिए इसके जो समर्थक लोग थे वो थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सुली थे और टिचनर एवं वाइब्स। ठीक है बच्चा, तो इन लोगों ने क्या किया कि चेतना, मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया। अब देखिए यहीं से 19वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया गया। अब आगे देखते हैं बच्चा कि अब इसका कैसे। देखिए सर्वप्रथम इसी समय क्या हुआ कि विलियम वुंट ने एक जर्मनी के लीपजिंग शहर में एक मनोविज्ञान शाला स्थापित की। क्या स्थापित की बच्चा? मनोविज्ञान शाला। मतलब यह प्रयोग करने के लिए थी। कह सकते हैं कि एक लीपजिंग शहर में मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला स्थापित की। उस प्रयोगशाला का नाम जो रखा गया, प्रयोगशाला का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है बच्चा, उस प्रयोगशाला का नाम क्या रखा गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब आते हैं विलियम वुंट पे। विलियम वुंट ही इस सारे कार्यों को संपादित किए थे। अगर सन की बात करें, ये कोई बहुत वो नहीं है कि मतलब ये पूछेगा ही, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि 1879 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1879 ईस्वी में इन्होंने जर्मनी के लीपजिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित किए थे। ठीक है बच्चा, अब आते हैं, देखिए यहाँ पे विलियम वुंट को थोड़ा सा जानते हैं। विलियम वुंट, ठीक, इन्होंने चेतना पर प्रयोगात्मक अध्ययन किया। दूसरी पॉइंट क्या है बच्चा? ये संरचनावादी थे। ये क्या थे? संरचनावादी। ठीक है बच्चा, स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं इसको, संरचनावादी को, या इसी को कहते हैं अस्तित्ववाद। देखिए यही है बच्चा, यही है चीजें की बदलती हैं। जैसे कि संरचनावाद आप लोग जानते हैं, संरचनावाद के जनक विलियम वुंट, लेकिन वही अस्तित्ववाद पूछ देगा, आप लोग गायब हो जाएंगे, कहेंगे कि अरे ये कौन है? तो उसी संरचनावाद को ही क्या कहते हैं? अस्तित्ववाद। मतलब अस्तित्ववाद का मतलब है कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जो अस्तित्व में है, उसकी बात करते हैं कौन? विलियम। अब ये संरचनावादी में
जो चेतना पे अध्ययन किए थे, चेतना पर जो अध्ययन किए थे, उसमें जो तत्व था अध्ययन करने का, वो तत्व था संवेदना। संवेदना पे इन्होंने जोर दिया था। मतलब संवेदना को ध्यान में रखते हुए चेतना पे इन्होंने शोध प्रारंभ किया था। इनके एक सहयोगी थे विलियम जेम्स, जो कि इनके साथ साथ ही प्रयोग करते रहे, लेकिन इन्होंने ही चेतना को विलियम जेम्स को कह सकते हैं कि प्रकार्यवाद का जनक माना जाता है। ये इसी संरचनावाद की ही एक शाखा है, प्रकार्यवाद। इन्होंने जैसे कि संरचनावाद में कहा या अस्तित्ववाद में कहा कि चेतना का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो संवेदना है। संवेदना के द्वारा हम किसी व्यक्ति की चेतना को समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, चेतना में क्या क्या चीजें आ जाती है। आपका चेतना में जो है बच्चा संज्ञान आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा, स्मरण भी आ जाएगा। ये सारी चीजें आएंगी कि नहीं? आ जाएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो चेतना बनती है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को स्मरण नहीं करेंगे, किसी का ध्यान नहीं लगाएंगे, तो हमारी चेतना में वो चीजें कैसे समाहित हो पाएंगी? तो इसलिए ये सारे तत्व आते थे। तो उन्होंने कहा कि एक संवेदना, हमारे अंदर जो संवेदना होती है उसमें सारे तत्व समाहित होते हैं, जिसका हमको पता लगाना आसान है। लेकिन वही विलियम जेम्स ने इनका विरोध करते हुए कहा कि प्रकार्यवाद में इन्होंने कहा कि नहीं, आप चेतना पे संवेदना को तत्व मान के नहीं कर सकते। चेतना को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जब हम मान के अध्ययन करेंगे, तब संभवतः हम चेतना को मनोविज्ञान के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा? तो जब वाद पढ़ाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि प्रयोजनवाद, संरचनावाद, ऐसे तैसे करके कि मतलब कौन कौन से वाद आए। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। एक चीज और जान लीजिए, विलियम वुंड को ही अंतदर्शन विधि का या इसी को अंतदर्शन विधि भी कहते हैं, विधि का जनक भी माना जाता है। तो देखिए क्या क्या चीजें यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी। विलियम वुंड से ले लीजिए। सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? विलियम वुंड को। तो यहाँ पे आ जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन बचा? विलियम वुंड। दूसरी बात है, एक बात और ध्यान रखिए इसमें, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंड है। क्योंकि आप कहीं कहीं बहुत जगह गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे तो विलियम जेम्स ज्यादातर दिखाता है आपको, लेकिन विलियम जेम्स नहीं होते हैं, वो गलत है बच्चा। ये जो स्रोत है वो एनसीईआरटी का है। उन्होंने माना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम वुंड ही है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड ही है। संरचनावाद के जनक या अस्तित्ववाद के जनक विलियम वुंड है। अंतःदर्शन विधि के जनक भी विलियम वुंड है। तो इतनी चीजें विलियम वुंड से संबंधित हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आपके लिए। क्या बन जाती हैं? इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, और आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब आगे चलते हैं। अब 19वीं शताब्दी के बाद जो है वो बच्चा आती है 20वीं शताब्दी। यहां से तो मनोविज्ञान ने पूरा अपना स्वरूप ही बदल डाला। यहां से मनोविज्ञान ने अपना स्वरूप ही बदल डाला। क्यों? क्योंकि यह व्यवहारवाद की सत्ता को क्या करने लगा? स्वीकार करने लगा। जिसके समर्थक थे बच्चा, देखते हैं कौन कौन थे। चलिए आते हैं। ये बात आ जाएगी कब की? 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो मनोविज्ञान को अध्ययन करने की विषय वस्तु रखी गई, वो किसको रखा गया? व्यवहार का अध्ययन। देखिए, व्यवहार का अध्ययन विषय वस्तु को रखा गया, जिसके समर्थक के रूप में आप लोग जानते ही होंगे, स्किनर है, पावलोव है, वुडवर्थ भी है,
थॉर्नडाइक भी, उसके बाद हल भी है और वाटसन भी। ठीक है बच्चा, ये 20वीं शताब्दी में जो व्यवहार का अध्ययन की बात हुई, तो व्यवहार को अध्ययन के रूप में जानने का प्रयास किया गया। किसको? मनोविज्ञान को, व्यवहार का अध्ययन करके, क्योंकि ये सबसे आसान था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने में लोगों को काफी समय लग गया, तो इसलिए बाकी चीजें चलती रही। अब देखिए बच्चा, जब व्यवहार के अध्ययन को स्वीकार किया गया किसके रूप में? किसको? मनोविज्ञान को समझने के लिए, मनोविज्ञान को समझने के लिए या जानने के लिए। तो इसमें कई तत्व आए, जैसे कि व्यवहार को समझने के लिए आपका, जैसे कि मान लीजिए विद्यालय में बच्चा है, उसके व्यवहार को समझने के लिए शिक्षण विधियां हैं, अधिगम के तत्व जोड़े गए, बहुत सारी चीजें आई। यहीं से आपका कह सकते हैं कि वर्तमान का या आधुनिक मनोविज्ञान की या एकदम समकालीन मनोविज्ञान की एकदम नींव रखी गई, यहीं से प्रारंभ हो गया। तो आज भी जो मनोविज्ञान है वो व्यवहारवाद की सत्ता को स्वीकार करता है। देखिए कहां से कैसे आया। तो एक व्यक्ति है इसमें बच्चा, वाटसन, इनको देखिए, वाटसन, ठीक, इनको कहा जाता है जेबी वाटसन, जॉन ब्रॉड वाटसन। ठीक है बच्चा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था व्यवहारवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है बच्चा, बिहेवियरिज्म। ये कब आई? 1924। इसी व्यवहारवाद पुस्तक में इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया, ये नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। उद्दीपन अनुक्रिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पे किया था इन्होंने? तो व्यवहारवाद नामक पुस्तक में अपने किया था। ठीक है बच्चा, यही व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं, कि जो व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन है। ठीक है, अब आते हैं थॉर्नडाइक में। जो थॉर्नडाइक है, इनको कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है बच्चे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में नहीं जान सकते इनको, क्योंकि इससे पहले रूसो, जॉन डेवी ने बहुत ही बेहतर प्रयास किया था शिक्षा को परिभाषित करने का, इसलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के रूप में नहीं जान सकते। तो इसलिए आइए जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में कंफ्यूजन क्यों होता है। क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था यही शिक्षा मनोविज्ञान, या इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि इनकी 1912 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई। ठीक है बच्चा, तो इस पुस्तक के लिखने की वजह से कई बच्चे ऐसा कंफ्यूजन उनके अंदर क्रिएट हो जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, थॉर्नडाइक नहीं। तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ताकि आप समझ पाए कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वो, अगर प्राचीन शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करेंगे तो रूसो आ जाएंगे, अगर उसके बाद फिर जो आएगा आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो जॉन डेवी आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने प्रायोगिक प्रयास किया था शिक्षा मनोविज्ञान पे। सबसे बड़ी बात यही है, जैसे मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन मूल्यमुंट ने किया था, वैसे ही उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया था सर्वप्रथम जॉन डेवी। इसीलिए उनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये रहा जो छोटे से बहुत कम शब्दों में आधुनिक मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान का इतिहास था, जो कि हम देखे कैसे दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, फिर 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, फिर 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में किस किस प्रकार से अपना स्वरूप बदलता गया। तो बच्चा कह सकते हैं एक बार कि सर्वप्रथम आत्मा, फिर उसके बाद मन, फिर उसके बाद चेतना,
फिर उसके बाद व्यवहार, इसको क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक, ये 16वीं शताब्दी। जल्दी याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ये 17वीं शताब्दी, ये बच्चा 19वीं शताब्दी, और ये बच्चा 20वीं शताब्दी। कब? 20वीं शताब्दी। तो इसी तरह से मनोविज्ञान का एक छोटा सा सूक्ष्म मैंने इतिहास से आपको परिचित कराया, बहुत छोटे से टॉपिक से परिचित कराया। अब ऐसे ही अलग अलग टॉपिकों को क्रमबद्ध तरीके से हम आगे क्या करेंगे बच्चा, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूंगा, ताकि आपका भी ज़्यादा समय व्यर्थ न हो और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है बच्चा आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए जुड़ रहे हैं तो जब भी देख रहे हैं चैनल को, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। देखने के बाद अगर अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक करें। अगर कोई दिक्कत हुई, कोई डाउट हुई, या कोई इससे संबंधित क्वेश्चंस हुआ, क्वेरी हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितने लोग भी बच्चा देखें, वो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए बच्चा, आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और बस आज के लिए मैं बस करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।